हेलो एवरीवन। तो इससे पहले मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करा चुकी हूँ शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संडे है, आज होता है स्पेशल टेस्ट। तो आज 16 क्वेश्चन से हम चालू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आप आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना या छात्रों के 100 अध्ययन में सहायता करना। जो शिक्षक है उसका मूल कार्य क्या होता है? छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते छात्रों के साथ कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। छात्रों के अंदर क्या है, रुचि पैदा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। छात्रों को उनकी गलतियां बताना ये गलत है। हमें क्यों छात्रों को गलतियां बताना है ना। केवल ये तो मूल कार्य है नहीं कि छात्रों को केवल गलतियां बता दो। छात्रों के 100 अध्ययन में सहायता करना, ये बात तो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है वो है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। जब हम अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे तो छात्रों को पढ़ने के लिए रुचि अपने आप ही पैदा हो जाएगी। ठीक है, अनुकूल वातावरण होगा, छात्र खुद ही रुचि लेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, 100 अध्ययन में सहायता कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। ठीक है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से देखिए, जो प्रमुख कारण है वो है उद्देश्यहीन शिक्षा। ठीक है, भारत में उद्देश्यहीन शिक्षा ही शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो प्रभुत्ववादी तो नहीं कि केवल एक ही मिनिस्टर हो और बाकी सब पर वो ऑर्डर चलाए। तो इस तरह का जो नेतृत्व है वो सबसे खराब नेतृत्व होता है। सभी का मिला जुला रूप भी नहीं अच्छा होगा। ठीक है, कक्षा नेतृत्व सबसे जो उत्तम माना गया है वो लोकतांत्रिक माना गया है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? वास्तविक अनुभव की बात कर रहा है, मतलब कि बच्चा क्या है, खुद देखे, है ना, फिजिकली जब वो देख रहा है उन चीज़ों को तब उसे ज़्यादा आ रहा है, तब वो ज़्यादा सीख पा रहा है। तो जब जैसे कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक उसे हिस्ट्री का पढ़ाया गया, उसके बाद उस जगह पर उसे ले जाकर वो चीज़ें बताई गई, मतलब कि भ्रमण विधि के द्वारा उसको वो चीज़ें बताई गई, तो वो वास्तविक अनुभव प्राप्त करेगा और उसको उस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। तो सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी है वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से? वो है भ्रमण विधि। ठीक है, बच्चा जब देखेगा तब वो अच्छे से सीखेगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। तो प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों से क्या करवाना चाहता है? रटकर याद करवाए, ये सब चीजें गलत होती है। रटकर याद कराना, दंड देना, ये सब गलत है, ये सब निगेटिव में आता है। ठीक है, परीक्षा के अंत में अच्छे अंक, क्या केवल अच्छे अंक ही प्राप्त करवाना है बच्चों को? तो देखिए, बच्चों को क्या करवाना है, सीखने के लिए उन्हें क्या करना है, सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना है जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है इसका, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियों का, या ये सभी? तो अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को जिस बात का ध्यान होना चाहिए, देखो, बाल मनोविज्ञान का तो ध्यान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है इसका भी ध्यान होना चाहिए, और बालकों की रुचियां और प्रवृत्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी जो एक टीचर है वो छात्रों को अच्छे से समझ पाएगा और उनका सर्वांगीण विकास कर पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। देखो, गौड़ और मुख्य, मुख्य होता है पहला और दूसरा होता है गौड़। ठीक है, तो मुख्य वाहक क्या होते हैं? परिवार होता है। ठीक है, और यहाँ क्या पूछा है? यहाँ गौड़ वाहक पूछा है। तो परिवार इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो तीनों होंगे नहीं। विद्यालय और पास पड़ोस ही क्या हो जाएगा? गौड़ वाहक हो जाएगा। और बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो परिवार में होता है। परिवार में बच्चा अपना परिवार से ही बच्चे का समाजीकरण होना चालू करता है। उसके बाद जो द्वितीय समाजीकरण होता है वो विद्यालय व पास पड़ोस में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका।
ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार या ये सभी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का क्या लक्ष्य होना चाहिए? देखो, सबसे पहले नींव से स्टार्ट करनी चाहिए कि नींव को मजबूत बनाया जा सके। तो प्राइमरी शिक्षा बहुत जरूरी है और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार भी बहुत जरूरी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अगर उत्थान का लक्ष्य है तो वो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार ही होना चाहिए। ठीक है, नगरीय सुख सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान कब तक हो पाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। जब हम शिक्षा प्रदान करेंगे, एक क्षेत्र है जहाँ के लोग बहुत शिक्षित हैं तो उनका जो उत्थान है वो तीव्र गति से होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा का प्रसार भी गलत हो जाएगा क्योंकि जब हमें प्राइमरी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट उच्च शिक्षा का प्रसार कर दें वहाँ पे। तो प्राइमरी शिक्षा का प्रसार और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार ही ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका। ठीक है, अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं। अभिभावक क्या आशा करते हैं टीचर्स से? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों की। तो देखो, अभिभावक जब अपने बच्चों को टीचर को सौंप देता है तो वो आशा करता है कि टीचर निष्पक्ष व्यवहार करे, सभी बच्चों को एक जैसा समझे, एक जैसा व्यवहार करे सबके साथ, सहानुभूति एवं प्रेम करे बच्चों से, सहानुभूति वाला व्यवहार हो टीचर का। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। योग्यता एवं ज्ञान की नहीं बोल सकते क्योंकि अगर वो टीचर है तो ऑलरेडी उसमें योग्यता और ज्ञान होगा। ठीक है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो अगर शिक्षक राष्ट्रीय भावना विकास करना चाहता है तो उसे क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे अच्छा जो तरीका है इनमें से वो है विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो, मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की या कक्षा के साथियों की। तो टीचर अगर बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहता है तो बच्चे के व्यवहार के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। सर्वांगीण विकास में सभी तरह के विकास आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार का विकास आता है सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को बालक के व्यवहार की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन से शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव क्रियाशील होता है? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या विश्लेषण विधि। तो कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र अधिक एक्टिव होता है? तो वो होती है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने स्कूल को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? इनमें से किसका महत्व अधिक है अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हैं? तो देखिए, शिक्षक के बारे में हमें क्या जानना है, हमें क्यों जानना है शिक्षक के बारे में? हमें ये जानना है कि शिक्षक जो है बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। अगर बाल केंद्रित शिक्षा का प्रदर्शन की बात करी जाए, समर्थक की बात करी जाए, तो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास करेगा, हमें ये जानना जरूरी है। ठीक है, कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वोत्तम गुण होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता। तो किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को अगर हम सरलता से समझाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा गुण है प्रभावी अभिव्यक्ति। प्रभावी अभिव्यक्ति मतलब कि अगर सामने वाला प्रभावी अभिव्यक्ति का है तो एक छाप छोड़ देता है ना। सामने वाला अगर देखता है कि हाँ, इनका अभिव्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत ही सरलता से ये बोलते हैं, बहुत ही सरलता से समझाते हैं, तो क्या है, स्टूडेंट के सामने टीचर की छाप अलग ही पड़ती है। जो बच्चे हैं वो विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो टीचर है उसका सर्वप्रथम गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति। ठीक है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। छात्र संघ संगठन एक पॉजिटिव फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनसे कोई लाभ नहीं है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, ऐसा भी नहीं है। और शिक्षक कौन सा अन्याय कर देते हैं जो लड़ने का एक साधन बन जाएगा, ये भी नहीं है। क्या होता है, छात्र संघ संगठन जब बनता है तो बहुत सारे विविध प्रकार की संस्कृति के, धर्मों के छात्र उनसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्मों के छात्रों के बीच नेतृत्व की भावना बढ़ती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।